So hello everyone, my name is Aditya Shivhare and today we are going to discuss about the principles of management. तो यार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ना जब मैंने बुक में पढ़ा तो पहले नेचर दिया गया है, फिर सिग्निफिकेंस दिया गया है इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, तो उसको हम कवर आउट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली स्किप करेंगे टू फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही साथ फिर हम टेलर की जो साइंटिफिक टेक्निक्स है उसको कवर आउट करेंगे और फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो चलो यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। अब यार हमको ये टेक्निक यूज़ करना है कि ये जो टॉपिक दिया गया ना इसके नाम में ही हमको इसका मीनिंग समझ में जाए। यानी कि डिवीज़न मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, और किसको डिवाइड करना है, काम को। तो काम को डिवाइड करने से क्या होता है भैया, बर्डन नहीं आता है। जैसे कि स्कूल है, वहाँ पर एक प्रिंसिपल है, प्यून है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक बंदे पे बर्डन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या वर्क डिवाइड हो जाता है स्मॉल टास्क पे। अब क्या होता है, जब एक ही बंदा एक ही एक काम कर रहा होता है रिपीटेटिवली, तो उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर एक टीचर है वो एक 10 साल से एक एक टॉपिक पढ़ा रहा है, जिसकी मैथ्स का टीचर है, तो 1 साल से 10 साल से वही सिलेबस कंप्लीट करा रहा है, उससे क्या होगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस चीज़ में। समझ में आ रहा है। फिर हो जाता है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम एफर्ट के साथ ज़्यादा अचीव कर लेना। अब जैसे आपका मैथ्स टीचर है, वो 10 साल से एक एक टॉपिक पढ़ा रहा है, एक टॉपिक पढ़ा रहा है, तो पहले अगर वो उस टॉपिक को 1 घंटे में कंप्लीट करता था तो अब 10 मिनट में कर लेगा। पहले वो अगर उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी तो अब थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। समझ आ रहा है। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। इसमें इफेक्टिवनेस भी आप जोड़ सकते हो, क्योंकि इफेक्टिवनेस भी इंप्रूव हो रही है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो एग्जाम्पल हमेशा रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, कभी भी रियल लाइफ एग्जाम्पल मत देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है कि होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस। यानी कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसकी पावर को हम अथॉरिटी कहते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो यहाँ पर भैया फ्यूल ने बोला है कि एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब इसको हमको समझने के लिए क्या करना है कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है, हमारे पापा के पास। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, हमारे पापा के पास। तभी एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जब वो एक सैलरी लेके आते हैं तो वो चाहें तो कहीं पर भी उसको चैनलाइज कर सकते हैं, वो अपने मज़े के लिए उड़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो पैसा सही जगह पे जा रहा है, तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब अगर वही सैलरी आपको दे दी जाए तो आपके पास तो भैया कोई भी जिम्मेदारी है ही नहीं, तो क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। वहीं पर अगर आपके पापा के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर उनके पास ये हक नहीं है, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकें, तो क्या होगा, डिले होगा वर्क में। समझ में आ रहा है, काम में देरी होगी, उनको बार बार पूछना पड़ेगा। अगर समझ लो आपकी मम्मी से पूछना पड़ेगा कि यार वहाँ पर पैसा डाले कि नहीं डाले, तो बहुत डिले होगा वर्क में। समझ में आ रहा है। अब ये जो एग्जाम्पल है वो आपको बुक का देना है, बुक में एक बार पढ़ोगे समझ में जाएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन से पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है डिसिप्लिन। अब यार इसको तो समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या है, रूल्स का मतलब होता है कि भैया कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। जैसे कि जब हम अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि यार ये 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 5 में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है, सर्कल को अच्छे से वो फिलअप करना है। समझ में आ रहा है। तो ये रूल्स हो गए। रेगुलेशंस क्या हैं, जो कि लॉ ने बनाए हैं, यानी कि चीटिंग नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो हर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, खुद की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इसको सुपीरियर और सबॉर्डिनेट लेवल हर जगह पर इसको फॉलो होना चाहिए। यानी कि यार अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कुछ नहीं कर रहा है तो नीचे वाले क्यों करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर मोबाइल चला रहा है क्लास में और आपको मोबाइल चलाने को नहीं दिया जा रहा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगी कि ये क्यों चला रहा है। इसलिए वो चीज़ बड़े करेंगे, यानी कि टॉप लेवल करेगा तो मिडिल लेवल, लोअर लेवल अपने आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, यानी कि यार पेनल्टीज़ लगा देनी चाहिए। अगर कोई लेट आ रहा है तो उसको बाहर पनिशमेंट थोड़ा देना चाहिए, या फिर उसकी सैलरी थोड़ी कट करना चाहिए। ज़्यादा बड़ी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए कि उसको सबक मिल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशन का दे सकते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वह यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है जो कमांड हमको मिल रही है उसमें यूनिटी हो, यानी कि एक ही जगह से कमांड मिले। यानी कि अगर एक सबॉर्डिनेट है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिले, क्योंकि अगर उसको बहुत सारे बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा।
जैसे कि अगर हमारे घर पर अगर हमको पापा बोल रहे हैं पढ़ाई करने को और मम्मी बोल रही है मार्केटिंग करने को, जाओ मार्केट करके आओ, तो यार हम कन्फ्यूज़ आएंगे कि हम किसकी बात को सुने। अब अगर हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि कम एफर्ट के साथ इंसान ज़्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्लैरिटी के कारण वो कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट लेके आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बॉसेस को मिला दें, यानी कि अगर दो बॉस आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आप बोलो कि नहीं यार इस बॉस ने मेरे को ऐसा करने को बोला, उस बॉस ने मेरे को ऐसा करने को बोला, तो वो बॉसेस ही अपने आप में ईगो क्लैश कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर ईगो क्लैश हो जाएगा कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ये चीज़ हो जाती है। तो आपको इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल देना है, ये एग्जाम्पल आपको बुक में आराम से मिल जाएंगे। अब बात आती है एक ट्रिक की। फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, याद नहीं आ रही हैं कि इससे क्या होता है, कि स्पेशलाइजेशन होता है, एफिशिएंसी होती है, तो हमेशा याद रखना एक स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये चारों पॉइंट जो हैं वो किसी में भी फिट कर दोगे तो कभी भी गलत नहीं जाते हैं। किसी भी प्रिंसिपल में फिट कर दो इसको, अगर याद नहीं आ रहा है तो कंडीशन, क्योंकि क्या होता है कि ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट में हमेशा एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की बात की जाती है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात की जाती है। तो जब हम यही पढ़ रहे हैं, यही हमारा टारगेट है, तो हर प्रिंसिपल से हमें यही अचीव होता है। तो आप नहीं याद आए तो ये सब लिख दोगे तो ऐसे मार्क्स नहीं घटते हैं। आगे बढ़ने पर जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि एक डायरेक्शन से अगर बंदा काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको बोला कि यार आपको ये जो पॉइंट है ना, इससे यहाँ तक जाना है, हाँ ठीक है, आपने कहा ठीक है इस डायरेक्शन पे जाना है, लेकिन वहीं पर अब मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप जाने लगे आपको बोल रहा हूँ नहीं नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना है, फिर आप यहाँ से मन बनाए तो मैंने बोला नहीं यहाँ से जाना है, तो यार यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ने कि आपको सिर्फ एक प्लान ही फॉलो करवाना चाहिए आपके सबॉर्डिनेट्स को, यानी कि जो मैनेजर्स हैं, अगर उन्होंने एक बार बता दिया कि ये प्लान है, ऐसे जाना है, तो भाई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और हर किसी के माइंड में क्लैरिटी होगी कि मुझे इस प्लान को ही फॉलो करना है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हो, अब आपको बता दिया गया है कि भाई इस मेथड से सम को सॉल्व करना है और पाई की वैल्यू 3.14 है। अब जैसे ही आप सॉल्व करने लगे, मैं बोलूँ नहीं नहीं नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 है, आप कंफ्यूज हो गए, अरे यार ये करूँ कि ये करूँ, डिवाइड करूँ कि मल्टीप्लाई करूँ, प्रॉब्लम हो गई, यानी कि क्लैरिटी नहीं आई, कन्फ्यूज़न हो गई, डिले इन वर्क हो गया। लेकिन अगर सारी क्लास को पता है कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, बहुत आसानी होती है, तो सब लोग क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, सबको वो प्लान पता होगा, इससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, इससे फिर से एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और आप अपना एग्जाम्पल खुद से दे सकते हो। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन मतलब लोअर करना। समझ में आ रहा है? किसको? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। किसके सामने? जनरल इंटरेस्ट के सामने। इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी कि भैया एम्प्लॉयज़ का पर्सनल इंटरेस्ट, और एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा होता है कि उसको सैलरी चाहिए, उसको सिर्फ अपने फ़ायदे देख रहे होते हैं कि भैया मेरे को अच्छा सैलरी चाहिए, मेरे को सारे पर्क्स चाहिए, यानी कि मेरे को मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, मेरे को इंश्योरेंस भी चाहिए, इसका पैसा चाहिए, उसका पैसा चाहिए, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि अगर तुमने ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि अगर 6 लाख की सेल्स करा दी तो उसका 10% तुमको मिल जाएगा। यानी कि अब क्या किया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल से कनेक्ट कर दिया। इसको अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम समझते हैं तो क्या होता है कि हमारे घर में हमको क्या बोला जाता है कि अगर 90% लेके आओगे तो तुमको तुम्हारी फेवरेट बाइक मिल जाएगी, 90% लेके आओगे तो तुम्हें तुम्हारा फेवरेट स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो क्या हो गया, अब आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए, अब आपके दिमाग में चलेगा कि अगर मैं 90% ले आया, यानी कि ज़्यादा पढ़ाई करी, तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब आप क्या हो गए, सुपरसीड कर दिया आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल ने आपके पर्सनल गोल को। तो अब इससे होता क्या है भैया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट हो गया, सिंपल सी बात है। इससे होगा क्या, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव होगा, क्योंकि सबके माइंड में एक ही गोल चल रहा है, तो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, सब कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे। एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशन का दे ही सकते हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जाता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। तो यार रेम्यूनरेशन का मतलब हम सब जानते हैं, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी होता है। तो हर एम्प्लॉय को जो है सैलरी फेयर मिलनी चाहिए, फेयर सैलरी मिलनी चाहिए, एडुकेट सैलरी मिलनी चाहिए। एडुकेट मतलब कि जिससे उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, इतना उसको मिलना चाहिए। यानी कि जितनी उसकी हैसियत है, जितनी उसकी स्किल्स हैं, उसके हिसाब से उसको फेयर सैलरी दोगे तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। अब जो रेम्यूनरेशन है वो पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जितना पे कर सकता है, ऐसा नहीं कि अब ऑर्गेनाइजेशन लोन लेकर सैलरी दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा फेयर सैलरी हो,
एक इंसान के स्किल्स के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से उसको सैलरी देना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फेयर का मतलब ये नहीं है कि हम सारे लोगों को इक्वल सैलरी दे रहे हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल है और जो प्यून है दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, नहीं, उनके स्किल्स के हिसाब से हम उनको सैलरी दे रहे हैं। अब अगर अच्छी सैलरी दोगे तो क्या होगा भैया, मोटिवेशन आएगा अच्छा खासा, लोग अच्छे से काम करेंगे, इसमें बिलोंगिंगनेस भी बढ़ती है, इसमें सेटिस्फैक्शन भी आप डाल सकते हो, तो ये सब बढ़ता रहता है। और आप एक एग्जांपल दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन वन हैंड, यानी कि सेंटर के पास बस पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर से डिसेंट्रलाइज हो गई, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब फ्यूल बाबा ने क्या बोला, सेंट्रलाइजेशन हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें दोनों चीज़ें होना चाहिए। अब सेंट्रलाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक किराने की दुकान पे, तो किराने की दुकान बहुत छोटी सी होती है, इसलिए एक बंदा उसको संभाल सकता है, सारे डिसीजंस ले सकता है। लेकिन अगर हम मुकेश अंबानी की जियो कंपनी की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये डिपेंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के नेचर में प्लस साइज़ में, कि उसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। वैसे तो बैलेंस ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लीड्स टू फास्ट डिसीजन मेकिंग। अगर भैया डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो लोकल गवर्नमेंट है जैसे कि, तो जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकती है, उसके हाथ में थोड़ी बहुत पावर है, उसको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मैं इस डिसीज़न लूँ कि नहीं लूँ। समझ में आ रहा है? और उसका एक एग्जांपल आप दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बुक में आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यार आगे के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।